हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने स्टडी किया है क्लास 9th में, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी स्टडी किया था, ग्रेविटी क्या होता है उसका स्टडी किया था। अब आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर, द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर। ठीक है, मतलब नेचर में क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है और प्लैनेट्स के अराउंड जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो एग्जिस्ट करता है किसमें, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का एक सिग्निफिकेंस है भाई। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या होता है, ये एग्जिस्ट होता है, इसका सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट होता है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और प्लैनेट क्या होते हैं, सन के अराउंड मोशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सन और प्लैनेट के बीच जब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या प्लैनेट सन के अराउंड मोशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लैनेट क्या करेगा, प्लैनेट सन को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, सन को छोड़कर चला जाएगा। तो इसका मतलब प्लैनेट और सन के बीच क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है भाई, सेंटर की तरफ एक फोर्स, जब प्लैनेट सन के चारों तरफ मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स बाहरी तरफ लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, और नेट फोर्स क्या हो जाता है यहाँ पर, जीरो। तो नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने ऑर्बिटल में ही घूमता रहता है, अपने ऑर्बिटल में ही घूमता रहता है। जब इधर जाने की कोशिश करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है, जब इधर जाने की कोशिश करता है सन की तरफ तो कौन सा फोर्स खींचता है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच लेता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? ये समझिए, जैसे मान लीजिए अगर एक किस तरफ जाने की कोशिश करता है, अगर एक कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा सन और ये है प्लैनेट। अब प्लैनेट के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहा है, ये है सन, ये प्लैनेट और ये सन। ठीक है, तो प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, मोशन। अब भाई इसके अंदर क्यों नहीं जा सकता है, इसलिए जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल के अपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्लैनेट इधर भागने की कोशिश करता है तो कौन, ग्रेविटेशन फोर्स खींचता है इसे, और इधर भागने की कोशिश करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच लेता है। इसलिए ये सन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस, सरफेस के अर्थ के पास क्या करता है, एटमॉस्फेयर को होल्ड करे रहता है। अगर मान लीजिए ये फोर्स हमारा कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, चला जाएगा, सन को चला जाएगा अर्थ को छोड़ के। जैसे कि मून है, मून पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम है, जब कम है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, मून का एटमॉस्फेयर छोड़ के चला गया। अब जब एटमॉस्फेयर मून का छोड़ के चला गया तो वहाँ पर एयर नहीं है, जब एयर नहीं है तो वहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। और अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है एटमॉस्फेयर पर लगने वाला, तो जिस वजह से एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका हम यूज कर लेते हैं। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए नेक्स्ट है, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। भाई फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइट से वाटर लो की तरफ फ्लो होकर आता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की ही वजह से आता है। अब देखिए, फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल, अगर मान लीजिए अर्थ पे लगने वाला ये फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अर्थ पे लगने वाला ये फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो जो रेनफॉल या स्नोफॉल है वो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई स्नोफॉल हुआ और फोर्स है ही नहीं। ठीक है, जब फोर्स नहीं तो वो नीचे थोड़ा ना आएगा, स्नोफॉल या रेनफॉल, वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। अब मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और मून जो है अर्थ के चारों तरफ मोशन करता है, वो भी इसी फोर्स की वजह से करता है। जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या है,
एक सैटेलाइट है, मतलब मून क्या है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मोशन करता है। ऐसे ही हर प्लैनेट्स के क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। अब देखिए कैपलर्स लॉ का हम स्टडी करते हैं, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैपलर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, प्लानेट के मोशन को सन के चारों तरफ समझाने के लिए 3 लॉ को उन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, ही गैव द 3 लॉ टू एक्सप्लेन द प्लानेटरी मोशन अराउंड द सन। ओके, तो फर्स्ट लॉ देखिए इस तरह से है, ऑल प्लानेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, और वो प्लैनेट कहाँ पर होगा, सन के एक फोकल पॉइंट पे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च लगाएं तो टॉर्च कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर उसका पॉइंट पहुँचेगा। तो प्लैनेट उसके एक फोकल पर ही तो होगा, ठीक है, उसके उस पॉइंट पर होगा। सेकंड लॉ है देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Thus, if the time of interval from A to B is the same as that from C to D, then areas OAB and OCD are equal। ठीक है, are equal, समझ गए। The areas OAB and OCD, the area OAB and OCD they are the equal। इसका मतलब जो एरियल वेलोसिटी होती है प्लैनेट की वो इक्वल होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का मतलब जानते हैं कि कितना एरिया कवर करता है किस स्पीड से। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया कितना कवर करता है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी। तो ठीक है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली यही तो लाइन है। एक लाइन देखिए हमारा सी और डी है, तो सी डी के बीच जो एरिया होगा वो किस एरिया के इक्वल होगा, ए बी के बीच एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी के बीच एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए जब सन से दूर होता प्लैनेट तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब सन के पास होता प्लैनेट तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो एरिया होगा हमारा डी सी ओ वो इक्वल होगा ए ओ बी के, समझ गए। तो इससे हम कह सकते हैं जो एरियल वेलोसिटी होती है सन की वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से सन प्लैनेट क्या करता है, सन के चारों तरफ एरिया को स्विप करता है या एरिया को ट्रेवल करता है, जिस वेलोसिटी, उसे हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। थर्ड लॉ देखिए क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ जो है सन के चारों तरफ कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है, मतलब अर्थ हमारा 2 तरीके से घूमता है। एक तो एक्सिस पे घूमता है, अर्थ हमारा 2 तरीके की रोटेशनल मोशन करता है। एक तो अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन करता है, जैसे फुटबॉल को एक एक्सिस फिक्स कर दो और फुटबॉल क्या कर दो, घुमा दो। तो अर्थ इस तरह से घूम के प्लैनेट के चारों तरफ मोशन करता है। तो इस तरह जब अर्थ घूमता है तो इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ होता है वो जितने टाइम में चक्कर लगा लेता है उसको बोलते हैं 1 ईयर। तो देखिए क्या होता है, 365 होता है। ठीक है, 365, 366 भी होता है, 365, 366 होता है लीप ईयर में, तो 365 होता है। तो 365 क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, या ऑर्बिटल पीरियड हो गया। ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिट, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है प्लैनेट सन के चारों तरफ। ऑफ एनी प्लैनेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस आर है उसकी पावर के क्यूब हो जाएगा, उसकी पावर का क्यूब होगा, समझे। मतलब पावर ऑफ दिस, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, Q पावर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम प्लानट एंड सन। तो देखिए टी स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के आर क्यू, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू। के का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, के का यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो के को वेयर के इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द कैपलर्स कांस्टेंट। के को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसे कैपलर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द कैपलर कांस्टेंट। इसे हम कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, कैपलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो आज हमने किस किस का स्टडी किया था, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर, उसका स्टडी किया था। ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, और कैपलर्स के लॉज का स्टडी किया। ठीक है ना, समझ गए आप अच्छी तरीके से। तो कैपलर्स के लॉज को आप पढ़िए, इनको अपनी फेयर नोटबुक में आप नोट करें, और सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी आप नोट करें। ठीक है, कहीं पर कोई क्यूरी हो या कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर पूछें अपनी क्यूरी। थैंक यू।